महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के द्वारा संचालित सभी के लिए वेद कक्षा में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कक्षा से लाभ लेने वाले सभी वैदिक विद्या अनुरागी आदरणीय सज्जनों का सम्मान करते हुए आज की इस पावन कक्षा में जो विषय रखा गया है यह है वैदिक वाङ्मय में कृषि प्रणाली। कृषि प्रणाली एक ऐसा विस्तृत विषय है जो मूलभूत से भारतीय परंपरा का एक प्राण है, क्योंकि भारत की दो विशेषताएं आदिकाल से सृष्टि के आरंभ से रही है और वो दो परंपराएं और दोनों एक दूसरे से अगर यूं कहें कि एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। इन दोनों संबंधों में, इन दोनों परंपराओं में तो अतिशयोक्ति नहीं है। दो परंपराएं कौन? एक तो कृषि परंपरा और दूसरी ऋषि परंपरा। अनुसंधान नए नए विषयों का प्रकृति में प्रकृति से खोज कर उसको उन रहस्यों को सामान्य जनमानस के लिए उपस्थापित करना ऋषि परंपरा। और इस संसार में सभी प्राणी मात्र का संपोषण किस प्रकार से हो, शरीर संपोषण पोषण की ऊर्जा कहां से प्राप्त हो, उसके लिए जिस जिस प्राणी के का जो आहार होगा वही तो शरीर का संपोषण होगा। तो ये कृषि परंपरा और कृषि में भी किस प्रकार से कृषि की जाए, किस प्रकार से संसार चले। और एक आप सभी जानते हैं कि जब कृषि खेतों में किसान जब अपना कार्य करते हैं, अन्न होता है और उस अन्न से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असंख्य प्राणी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और कृषि में कभी भी कृषक के पास अनुदारता नहीं रहती, उदार भाव से कि इनका भी अंश है, इनका भी अंश है, इनका भी अंश है। जो मूल में जो व्यापकता है उनकी सबके प्रति, ये भी एक बहुत बड़ी परंपरा है। और ऋषि परंपरा, इन दोनों परंपराओं को लेकर के भारत आदिकाल से, और यही ज्ञान परंपरा का मूल स्रोत है ऋषि परंपरा और कृषि परंपरा। आज इतना बढ़िया विषय लेकर एक आधुनिक विज्ञान के विद्वान और इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके द्वारा इस विषय का परिवर्तन होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत आदर पूर्वक, बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचार्य त्रिभुवन शर्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य देकर हमें अनुप्राणित, हमें आप्यायित करें, हमें अनुग्रहित करें। शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा संचालक महोदय, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया और इस विषय पे बोलने का अवसर मिला। आज हम सभी लोग वैदिक वाङ्मय में कृषि व्यवस्था या वैदिक वाङ्मय में कृषि प्रणाली विषय पे चर्चा करने के लिए यहाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। हम इस विषय में देखेंगे कि कृषि व्यवस्था हमारे पहले प्राचीन समय में किस प्रकार से किया जाए। यहाँ हम सब लोग जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही हमारा भारत देश कृषि प्रणाली या कृषि
कैसे करते हैं इससे भली भांति रूप से परिचित था। आज कृषि की जो प्रणाली है, जैसे भारत में अलग अलग प्रकार की फसलें अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग जलवायु के अनुसार रोपित की जाती है। वर्तमान में भारत में मुख्यतः 3 तरह की फसलें होती है, जैसे खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। इसमें खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, जैसे सोयाबीन, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि। वैसे ही रबी की फसल चना, गेहूं इत्यादि रबी की फसल होती है जो शीत ऋतु में होती है। इसकी बुआई का समय होता है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक। इसके बाद में एक फसल होती है जायद की फसल, जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है, जिसमें तरबूज, ककड़ी और खरबूज इत्यादि फसलें होती हैं। तो इन सभी फसलों का जो आधार रहा है हमारा वैदिक वाङ्मय रहा है। भारत में इतनी प्रकार की फसलें होने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ की जलवायु में विभिन्नता है। भारत में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलती है। जैसे कहीं आपको अत्यधिक गर्मी मिलती है तो वह गर्मी कुछ फसलों के लिए लाभदायक होती है, कहीं अत्यधिक ठंड होती है, भारत के कुछ भागों में कुछ प्रांतों में अत्यधिक ठंड होती है तो वहाँ की उस फसल के लिए वह लाभदायक होती है। तो जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। एक और मुख्य कारण है कि भारत की मिट्टी में विभिन्नता है। जैसे आप देखेंगे, हम चित्र उज्जैन में अभी रहते हैं, यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, जो सोयाबीन की फसल, जो खरीफ की फसल है, और गेहूं की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी है। ठीक उसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं गंगा के मैदानों में नदी द्वारा बहाई गई मिट्टी पाई जाती है जो अत्यंत उपजाऊ होती है, जो धान की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो अनेक भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु विभिन्नता और भूमि की विभिन्नता के कारण भारत में अनेक प्रकार की फसलें अनादिकाल से सृष्टि के आरंभ से ही उगाई जा रही है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे वैदिक वाङ्मय, जो हमारे ऋषियों का जो समय था, ऋषियों के समय से हमारे वैदिक वाङ्मय हमारे में सृष्टि के प्रारंभ से किस प्रकार से फसलों का उपार्जन होता था। तो ऋग्वेद में हमें अनेक स्थानों पर ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें कृषि कर्म करने का उल्लेख है। प्रारंभ से ही मनुष्य का मुख्य जो उपार्जन था, जीविका उपार्जन का साधन था, वो कृषि ही था। आज भी हमारी जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू उत्पाद जिसे बोलते हैं, उसमें हमारी कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह की व्यवस्था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमें मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने कि किस भूमि में कौन सी फसल उपजाऊ जाती है, उसके लिए कितने जल की मात्रा होती है, उत्तम बीजों का चयन, बीज परिक्रम, जैसे आज वर्तमान समय में बीज का परिक्रम किया जाता है। जैसे छोटे बीजों को छांट के अलग करते हैं, जो बीज खराब होते हैं, जिनसे फसल उगाई नहीं जाती, उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं। उसी तरह से बीजों का शोधन, बीज परिक्रम हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इस तरह की उल्लेख है। इसके अलावा बीजों की चिकित्सा, बीजों की यदि कोई फसल खराब हो जाती है, जैसे आज वर्तमान समय में हम उसमें दवाई डालते हैं, कीटनाशक, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। उस समय जैविक कीटनाशकों का उपयोग करते थे। नीम के कीटनाशकों के उपयोग के द्वारा फसलों में लगे हुए कीटों को हनन किया जाता था। इसके अलावा पुष्प, रस, फल, गंध आदि के विषय भी हमारे कौटिल्य अर्थशास्त्र में उपलब्ध है। एक हम देखते हैं, सामान्यतः अभी जितने भी शहर होते हैं, जितने भी नगर होते हैं, नदियों के किनारे बसे होते हैं। नदियों के किनारे बसे होने के पीछे भी एक विज्ञान है, क्योंकि नदियों से ही हमारे प्राचीन काल में सिंचाई की जाती है। नदी सिंचाई का मुख्य केंद्र था। जैसे आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कहें तो सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता कहना ज्यादा उचित होगा। सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे जितने भी नगर बसे हुए थे पहले, वो सब इसलिए बसाए गए थे ताकि वहां के लोग कृषि कर सकें, सिंचाई के लिए नदी से जल प्राप्त कर सकें। तो वेदों में भी कृषि का उन्नत स्वरूप मिलता है। जैसे
इतरे ब्राह्मण में बताया है अन्नम वै प्राणः अन्नम ब्रह्मा विजानीयेत्, अर्थात अन्न ही प्राण है, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न का जो एक स्वरूप है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, जो हम सभी लोगों में विराजमान है। इस तरह से सप्तद ब्राह्मण में भी एक बात आई है, अथेनम वी कृषति अन्नम वे कृषि। कृषि ही मनुष्य को धन धान्य से परिपूर्ण करती है। यह बात जो अर्थशास्त्र, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में देखा जाए तो कृषि का प्रतिशत है, लगभग 52% भाग कृषि का है जीडीपी में। तो यही बात सप्तद ब्राह्मण में भी बताई गई है, क्योंकि अन्न से ही सभी लोगों को धन प्राप्त होता है, अन्न से ही सभी लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस तरह की बात अथर्ववेद में भी आई है। इसके अलावा ऋग्वेद में हल और बैल के प्रयोग के द्वारा सिंचाई करने का उल्लेख है। आधुनिक समय में जो कृषि होती है, जो ट्रैक्टर के द्वारा होती है, और खेत जुताई और बुआई के लिए जैसे हम रोटर, कल्टीवेटर, सीड्रिल इत्यादि का उपयोग करते हैं। इसका जो प्राचीन आधार है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं हमारे वैदिक वाङ्मय से ही लिया गया है, क्योंकि ऋग्वेद में भी हल की चर्चा हुई है और बैल की चर्चा हुई है कि हल के द्वारा खेतों को जुताई करने का प्रमाण हमें ऋग्वेद के मंत्रों से प्राप्त होता है। जो आज के समय फसलें होती है, सोयाबीन होती है, मक्का होती है, ज्वार होती है, इत्यादि इत्यादि फसलें होती है। प्राचीन समय में जो फसल थी उसमें धान मुख्य फसल था। इसके अलावा गेहूं की फसल होती थी और जौ की मुख्य, ये 3 प्रकार की फसलें मुख्य फसल थी। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के अन्नों का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जिसमें बताया है तेनेयम पृथ्वी दुग्धा सस्यानि 10 सप्तचा, अर्थात 17 प्रकार के अन्नों का उत्पादन हमारी पृथ्वी करती है। हमारी पृथ्वी 17 प्रकार के अन्नों का उपार्जन करती है। हम लोगों को 17 प्रकार के अन्न पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की बातें महाभारत के शांति पर्व में बताई गई। कहीं ना कहीं इस बात का खंडन इतिहास का कि जैसे प्राचीन इतिहासकार, जो विदेशी इतिहासकार रहे हैं, जिन्होंने कहा कि भारत के लोग अन्न को उपजाना नहीं जानते थे, भारत के लोग पशुओं को मार के अपना भोजन करते थे, इस बात का पूर्णतः खंडन है। इसके ये तो बात विपरीत हुई। जैसे ऋग्वेद में भी हमने देखा कि यहाँ के लोग हल चलाना जानते थे, बैलों का प्रयोग करते थे, सिंचाइयों का साधन का उपयोग करते थे। उसके मंत्रों में अनेक प्रकार के अन्नों का उल्लेख है। जैसे महाभारत के शांति पर्व में हमने अभी देखा कि 17 प्रकार के अन्नों का उल्लेख है। जैसे आप रुद्री पाठ करते हैं, रुद्री पाठ में भी अनेक प्रकार के अन्नों का उल्लेख आता है। तो यह पूर्णतः उस बात का खंडन है कि यहाँ के लोग अन्न को जानते हैं, क्योंकि हम लोग पुराने समय से, सृष्टि के आरंभ से ही अन्न को उपजाना जानते हैं, अन्न का प्रयोग करना जानते हैं और अन्न को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। इस तरह की बातें हमारे वैदिक एवं संस्कृत वाङ्मय से प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे आज एक साइलो होता है, एक तकनीकी शब्द है। इसमें जो अन्न होता है, जैसे आपका गेहूं, चना, धान इत्यादि को वहां पर संरक्षित किया जाता है, जिससे कीटों से बचा जाता है। जैसे स्टोरेज, जैसे हम लोग घर में स्टोरेज करते हैं, एक बड़े से एक बर्तन लेते हैं, उसको पैक करते हैं, वायु अंदर जाने नहीं देते, कुछ कीटनाशक रखते हैं। इस तरह अन्न को स्टोरेज करने का, अन्न को भंडारण करने का निर्देश भी कौशितकी ब्राह्मण में हमें प्राप्त होता है। कीटों से रक्षा करने का वर्णन भी हमें प्राप्त होता है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि टिड्डी का आक्रमण हुआ था फसलों पर, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से टिड्डी का आक्रमण भारत की तरफ हुआ था इस दिशा में, तो उसका उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, मटेच तेज पुरुष। तो इस तरह के जो कीट होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन कीटों का भी उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद से प्राप्त होता है। इसके अलावा यजुर्वेद का मंत्र है सुसस्या कृषि स्पृधि। इस मंत्र में बताया गया है कि उत्तम अन्नों की कृषि करने का उल्लेख है। ऐसे अन्नों की मतलब अच्छी क्वालिटी के अन्न उत्पन्न करने का उल्लेख है। इसके बाद में एक मंत्र है जिसमें बताया है कि कृषि कार्य के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसमें स्पष्ट होता है कि
पुरातन समय में हमें फसलों की सिंचाई का सम्यक ज्ञान था। इसके अलावा कृषि पराशर में देखेंगे, कृषि धर्ना कृषि मेढ़ जंतु नाम जीवनम कृषि, कृषि धन संपत्ति एवं बुद्धि मेधा प्रदान करने का कार्य करती है। कृषि ही सभी जीव जंतु के जीवन का मुख्य आधार है। आज हम सभी को कृषि जन्य उत्पादों के भी द्वारा हमारे जीवन का भरण पोषण हो रहा है। पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, सभी को कृषि के उत्पादों से ही उनका जीवन निर्भर है। अब जैसे हमने वैदिक वाङ्मय में, वेद में तो हमारा कृषि का पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा संस्कृत वाङ्मय में देखें तो कृषि पराशर में भी इसका उल्लेख है। इसके अलावा कौटिल्य अर्थशास्त्र में, ये वराहमिहिचार्य की रस संहिता में इसका उल्लेख है। इसके अलावा चरक संहिता में इसका उल्लेख है। ये सभी कृषि के प्रमुख ग्रंथ है। ये सब बातें मंत्र और श्लोक के द्वारा मैंने आप लोगों को बताई। इतिहासकारों की दृष्टि से देखें तो वह प्रत्यक्ष को ज्यादा प्रमाण मानते हैं। सामने जो चीज उपस्थित होती है, सामने जो वस्तु होती है, उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारी कृषि के साक्ष्यों का प्रमाण भी हमें प्राप्त हुआ। जैसे गंगा नदी के किनारे जब खुदाई हुई, भूमि की खुदाई के द्वारा, जैसे आर्कोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया जो खुदाई करता है, वो साक्ष्य पता करता है कि पुराने समय में क्या था। तो वहां पे बाढ़ के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा इत्यादि शहरों के किनारे जब खुदाई हुई तो वहां पर एक शहर है मेहरगढ़। अभी मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो अखंड भारत था उसका हिस्सा तोड़ के पाकिस्तान जब बना तो उसमें एक प्रांत बना मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बलूचिस्तान नाम आपने सुना होगा। तो वहां पर जब खुदाई हुई तो खुदाई से हमें जो खेती के बॉक्स नुमा खेत प्राप्त हुए। जैसे हम जौ की खेती होती है तो उसमें ऐसे खेत बॉक्स जैसे बनाते हैं खेत में, ताकि उसमें जल इकट्ठा हो। तो भूमि के अंदर से ऐसे खेत प्राप्त हुए जिनकी आकृति बॉक्स नुमा थी, जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय जौ की खेती होती थी। इसके अलावा अन्य फसलों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए, तिल, सूरजमुखी, अलसी, सरसों, अरंडी, हरे चने एवं काले चने, कपास और ककड़ी इत्यादि सब्जियों के भी वहां से साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ साक्ष्य ऐसे भी प्राप्त हुए खुदाई के दौरान कि वहां के लोग अत्यंत पशु प्रेमी थे। वहां खुदाई के दौरान मुद्राएं प्राप्त हुई। उन मुद्राओं पर विभिन्न पशुओं की आकृति, कलाकृति का चित्रण था। जैसे एक सिंगा पशु, एक सिंग वाला पशु की आकृति का था। इसके अलावा हिरण की आकृति का, उस पे हाथी की आकृति का, उस पर स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। अलग अलग धातुओं के सिक्के प्राप्त हुए। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग पशु प्रेमी थे। तो कृषि के साथ में एक विषय और जुड़ता है, पशुपालन। कृषि और पशुपालन मिलकर सामूहिक विषय होता है। जो भी अधिकतर किसान वर्तमान समय में हम देखते हैं जो कृषि कार्य करते हैं, वो पशुपालन का भी कार्य करते हैं। तो इससे वहां के स्पष्ट होता है कि वहां के लोग भी कृषि कार्य के साथ में पशुपालन का कार्य करते थे। इसके पीछे एक और वैज्ञानिक कारण था, क्योंकि जो कृषि के समय हमें खाद की जरूरत होती है। जैसे आज वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग होता है। उर्वरकों और खाद में अंतर है कि उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में निर्माण होता है और खाद का जो निर्माण है स्वदेशी रूप से हम हमारे खेतों के आसपास भी कर सकते हैं। तो वो लोग पशुओं को इसलिए रखते थे ताकि कृषि के समय जो खाद की जो आपूर्ति है वो पशुओं से प्राप्त हो जाती थी, इसलिए वह पशुओं को रखते थे। दूसरा अन्य कारण भी थे, जैसे दूध और इत्यादि पदार्थों की भी प्राप्त होती थी। तो इस तरह की बातें हमारे वैदिक वाङ्मय में है। इसके अलावा आज आधुनिक वैज्ञानिक जो कृषि वैज्ञानिक है वो बताते हैं इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का अर्थ होता है कि एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों का उपार्जन करना, अलग अलग प्रकार की फसलों को, जिससे क्या होता है कि फसलों की हानि नहीं होती। जैसे मान लीजिए मौसम की खराबी के कारण या किन्हीं अन्य कारणों के कारण एक ही फसल होने से खराबी होती है, इसलिए इंटरक्रॉपिंग की बात बताई। तो इंटरक्रॉपिंग मिश्रित खेती की बातें हमारे कृषि पराशर ग्रंथ में भी उपलब्ध है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक मंत्र है जहाँ पर अलग अलग भूमि की बात बताई है। जैसे
अपनस्पति अर्थात उर्वरा भूमि, आर्तना, आर्तना अर्थात बिना जुती हुई भूमि का उल्लेख है। तो हमारे वैदिक वाङ्मय में जैसे आज के समय में सिर्फ मनुष्यों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता है कि भोजन के साधन मनुष्यों के लिए ही अधिकतर उपलब्ध है। प्राचीन समय हमारा वैदिक वाङ्मय था संपूर्ण जगत की उन्नति की कामना करता था। कुछ भूमि ऐसी होती थी जो जोती जाती थी, कुछ भूमि ऐसी थी जो जीव जंतुओं के लिए छोड़ी जाती थी, जहाँ से जीव जंतु अपना भोजन ग्रहण कर सके, आहार ग्रहण कर सके। तो ऋग्वेद में इस प्रकार की 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख है, एक तो उर्वरा भूमि, दूसरा बिना जुती हुई भूमि। 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। इसी तरह अमरकोश में जब देखेंगे तो 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। तो 12 प्रकार की भूमि कौन कौन सी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले उर्वरा उपजाऊ भूमि, दूसरा उसरा, उसरा अर्थात बंजर भूमि, बंजर भूमि जहां पर खेती नहीं होती। तीसरी भूमि है मरु, मरु अर्थात रेगिस्तान, रेगिस्तानी भूमि। चौथी भूमि अपृहद, अपृहद परती भूमि। उसके बाद में है शांगल, शांगल घास युक्त भूमि। पंकी कला, पंकी कला अर्थात दलदल युक्त, जहां पर दलदल होता है। इसके अलावा जलप्रिया, जल से युक्त भूमि। कच्छ, पानी के समीप की भूमि। शार्करा, कंकड़ से भरे और चूने पत्थर युक्त भूमि। इसके अलावा शकरवती, रेतीली भूमि। नदी मातृका, नदी मातृका अर्थात नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। एक है देव मट्टिका अर्थात वर्षा जल युक्त भूमि। तो आज वर्तमान समय में ये सभी भूमियां हमारे समक्ष है। आधुनिक वैज्ञानिक इन भूमियों के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं, पर इनका जो उल्लेख अमरकोश में पहले ही किया जा चुका है। और इसके बाद में देखेंगे कि पहले सिंचाई के साधन भी, जैसे आज आधुनिक रूप से सिंचाई के रूप में नदी के द्वारा में हम पंप लगाते हैं, विद्युत पंप, नलकूप के द्वारा, कुएं के द्वारा सिंचाई होती है। वैसे ही पुराने समय में वर्षा ऋतु के द्वारा सिंचाई होती थी। साथ में सिंचाई के कृत्रिम साधनों का भी उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में वैसे ही बताया है जो 2 प्रकार के जल होता है, खनित्रिमा एवं स्वयंजा। तो खनित्रिमा क्या है? खनित्रिमा जो नदी के जल है उसको बोलेंगे स्वयंजा, नदी के जल को हम बोलेंगे स्वयंजा। और कुपादी के जल को, जो कूप होता है कुआ, कुआ के जल को बोलेंगे खनित्रिमा। 2 प्रकार के जल का उल्लेख। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे वैदिक ऋषि कुआ बनाना जानते थे, अर्थात जल संरक्षण हमारे वैदिक ऋषि जानते थे। कूप से जल निकाल की प्रक्रिया भी ऋग्वेद में बताई गई है। इसके अलावा जैसे आज नहर का निर्माण होता है, नहर का जो कॉन्सेप्ट है को लेकर जो पाइप का बनाना प्रारंभ हुआ। नहर, प्राचीन समय में नहर के द्वारा सिंचाई होती थी। आज आधुनिक समय में जो पाइप होते हैं प्लास्टिक के, पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप होते हैं, उनके द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया। तो इसका जो मूल आधार कहीं ना कहीं हमारी नहर ही रही है। तो ये नहरों के द्वारा खेतों में जल पहुंचाने की जो विधि है ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से बताई गई है। इसके अलावा बताया गया है कि प्राचीन समय में जो फसल थी वो मौसमी मानसून पर निर्भर था। कृषि पराशर में इसका एक श्लोक भी है, कार्तिक संक्रांत्याम क्षेत्रे च रोपयन्यलम केदारशान कोणे च सपत्नम कृषिका शुचिहि। इस तरह की बातें बताइए। एक बात और यहाँ पर आई है, सपत्नम कृषिका शुचि, अर्थात पत्नी के साथ में कृषि कार्य को संपन्न करे। तो हमारा जो वैदिक वाङ्मय और संस्कृत वाङ्मय है वो जेंडर रूढ़िवादिता, जो आज कहते हैं लिंग भेद जो होता है, उसको कहीं बढ़ावा नहीं देता। मतलब सभी विषयों में, सभी कार्यों में, कृषि कार्यों में या कोई भी कार्य हो उसमें पत्नी को भी स्थान दिया गया है। इसके अलावा कृषि पराशर में मौसम संबंधी भविष्यवाणी, जैसे आज वर्तमान समय में भारतीय मौसम विज्ञान हमें बताता है कि इस समय वर्षा होगी, इस समय सिंचाई करना है, हमारा कृषि विभाग बताता है। इस तरह की भविष्यवाणी आकाश में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को देखकर पहले भी की जाती थी। कृषि पराशर में इसका उल्लेख भी है। यह भविष्यवाणी नक्षत्रों पर आधारित थी। आगे हम देखते हैं कि फसलों की सिंचाई के लिए बेल की सहायता,
चमड़े के पात्र के द्वारा कुएं से जल निकालकर छोटी नहरों के द्वारा खेतों में पहुंचाना, इस तरह की भी बात प्राप्त हुई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अभी हमने पहले बात करी थी, वहां का एक शहर उस समय बसा हुआ था जिसका नाम था धोलावीरा। धोलावीरा, वहां पर जब इतिहासकारों ने खुदाई की तो वहां पर एक बड़े जलाशय, जैसे आज के समय में तालाब, जो डैम हम बनाते हैं, इस तरह के डैम भी प्राप्त हुआ खुदाई के दौरान भूमि के अंदर से। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहां के जो लोग थे कृषि कार्य के लिए जल का संरक्षण करने का कार्य करते हैं। और ये तो हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय की बात हुई। हमसे थोड़ा पहले जाते हैं, जो आधुनिक इतिहास के पहले, जो मध्यकालीन इतिहास में जाते हैं, तो चोल राजा रहे भारत में, जो दक्षिण राज्य में चोल राजा रहे। चोल राजा ने आज से 1800 साल पूर्व कावेरी नदी पर एक बांध का निर्माण करा। राजा का नाम था राजा कारिकाला ने बांध का निर्माण किया, जो आज भी वैसे ही स्वरूप में उपलब्ध है। आज से 1800 वर्ष पूर्व जो बांध राजा ने बनवाया था, आज उसी स्वरूप में वो वैसे ही है। तो आगे हम देखते हैं कि जैसे बीज बुआई से पूर्व, जैसे हम खेत को तैयार करते हैं, जैसे हम विधि कृषि बीज बुआई की विधि को हम देखते हैं या कृषि की विधि को देखते हैं, तो बीज बुआई से पूर्व सही से खेत को तैयार करने का उल्लेख अथर्ववेद और ऋग्वेद में भी हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा लोहे के फाल वाला हल, जैसे आधुनिक में युग में हम देखें सिड्रिल और रोटर और कल्टीवेटर, तो उस समय लोहे की फाल वाला हल का उल्लेख भी अथर्ववेद में 3रा कांड 17वां सूक्त में मिलता है। इसके अलावा हल का एक मंत्र भी शतपथ ब्राह्मण में है। और कृषि पराशर में हल के विभिन्न भागों का भी उल्लेख है, जैसे ईशा जिस दंड से हल बांधा जाता था। जो दंड होता है, आपने जैसे पहले देखा होगा कि जैसे हल से बैलों के द्वारा कृषि कार्य होता था, जिस दंड से हल को बांधा जाता था उसे बोलते हैं ईशा। एक होता है युग जिसमें बैल जोते जाते हैं, युग जिसे यहाँ युग जोड़े जाते हैं। इसके अलावा स्थाणु लकड़ी जो लोहे के फाल के साथ जोड़ी जाती है। एक है निर्योल वह दंड जो मुख्य दंड से जुड़ा होता है। निर्योल पाशिका वह मुठिया जिसे पकड़कर हल जोता जाता है। अंगचल लकड़ी की खूंटी। एक शोल लोहे की फाल जो मिट्टी को खोदता है। पंचानिका बैलों को हाँकने का दंड। योक्त्र बैल को जोतने के लिए गले में बांधी जाने वाला कृषि पराशर में दिया गया है। इसके अलावा बीज और बीजों की बुआई हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी कृषि पराशर में है। जैसे सबसे पहले बीज की सफाई करना चाहिए, फिर उसमें घीन कीड़े ना लगे हो, घृत तेल मक्खन ना लगाए हो, ये बात की को हमको सुनिश्चित करना चाहिए। उसके बाद में उसे धूप में सुखाकर रखना चाहिए, जमीन पर नहीं फैलाना चाहिए। जमीन पर फैलाने से उसमें नमी आ जाती है। इसके अलावा बीजों में एक रूपता होना चाहिए। जैसे आज भी बीजों में एक रूपता ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करने की बात भी कृषि पराशर में उल्लेख है। इसके अलावा जो बीज को इकट्ठे करने का समय है वह है माघ मास और फाल्गुन मास। तो ये सब बातें कृषि पराशर में है, श्लोक के माध्यम से भी बताई गई। माघे व फाल्गुने मासे सर्व बीजानि संवरेत्, अर्थात माघ महीने और फाल्गुन महीने में सभी बीजों को इकट्ठा करना चाहिए। शोष ये तात्पर्य सम्यक नेवादो विनिधापयेत्, अर्थात सभी बीज आकार में एक रूप होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। बीजस्य पुट्टिकां कृत्वा विधान्यं तत्र शोधयेत्, बीजम विधान सम्मिश्रम फल हानिकरम परम, अर्थात सम्मिश्र बीज जब होंगे, कोई बीज छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो सभी बीज पौधे का निर्माण नहीं होगा, उससे कृषक की हानि हो सकती है। एक रूपम तम यद बीजम फलम फलति निर्भरम, जो फल होता है वो बीजों पर ही निर्भर होता है। जैसा हम बीज लगाएंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। एक रूपम प्रयत्नेन तस्मात् बीजम समाचरेत्, सुदृढ़म कुटकम कृत्वा तृणम
छिंदात विनिगर्तमम, जो बीज होते हैं वो सुदृढ़ होना चाहिए। अच्छिन्न तृण के हस्मिन कृषि शात तृण पूर्ता, ये श्लोक से कृषि पराशर का श्लोक है। नहीं रखना चाहिए, बीजों को पशु रहने वाले स्थान पर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से बीजों में नमी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा दीप, अग्नि, धूम, धुआं, वर्षा से बीज फलदायी नहीं होते। अग्नि वाले स्थानों पर, इसके अलावा धुआं वाले स्थानों पर, और वर्षा, जहाँ वर्षा का जल आ जाए वहां पर भी बीजों को नहीं रखना चाहिए। इस तरह की बातें कृषि पराशर में बताइए। इसके अलावा एक जगह पर उल्लेख है कि समय बीत जाने के उपरांत, जैसे जो फसलों का बुआई का समय होता है, यदि उसके बाद फसलों को रोपित किया जाता है तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद में एक जगह बात आई है कि बीज बुआई के बाद उन पर हल्की मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जैसे सीड्रिल में हम देखते हैं, सीड्रिल में बीजों को 1 इंच 2 इंच भूमि के अंदर डाला जाता है, पीछे एक आकृति का पीछे एक फाल लगा होता है जो उसमें मिट्टी डालता है, वो मिट्टी डालता है। इसी तरह का उल्लेख कृषि पराशर में भी बताया गया। बीजस्य वपनम कृत्वा मई की तत्त तापये तद भावेन बीजासम समजन्म न जायते। इसके अलावा एक जगह उल्लेख आया कि उत्तम बीजों की बुआई करने का उल्लेख हुआ है। एक यजुर्वेद में मंत्र है, कृते यौनम वपेते बीजम, अर्थात भू परिष्कार के बाद ही। भू परिष्कार कैसे होता है? जैसे हम बीजों को छांटना है तो एक जल के पात्र में हमने सभी बीजों को डाल दिया, जो बीज खराब होंगे, जो बीज हल्के होंगे वो जल के ऊपर आ जाएंगे, जो तली में बैठेंगे वही बीज स्वस्थ होंगे। उन बीजों की रुपाई करने का उल्लेख यजुर्वेद के मंत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रत्यारोपण करने वाले बीजों का, पौधों का भी उल्लेख हुआ। जैसे नर्सरी में पौधों को तैयार करके बाद में रोपित करना, उसे बोलते हैं प्रत्यारोपण। इसका कृषि पराशर में एक श्लोक भी है, वपनम रोपणम चैव बीजम शादु भय कात्मम वपनम रोग निर्मुक्तम रोपणम सगदम सदा। इसके अलावा खाद बनाने की विधि का भी कृषि पराशर में उल्लेख है। जैसे जो गोबर होता है उसको अच्छी धूप में सुखाकर उसको कूटकर महीन कर खेतों, उसको गड्ढे में पहले डालना, उसके बाद में फाल्गुन मास में हमें उसे गड्ढे में रखना चाहिए। इस तरह की बातें कृषि पराशर में प्राप्त होती है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी खाद बनाने की एक मंत्र जो है वो ऋग्वेद में भी हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा पौधों की सुरक्षा और पौधों में होने वाले रोगों का उल्लेख भी यजुर्वेद के मंत्र से प्राप्त होता है। तो पशुपालन के संबंध में भी अनेक स्थानों पर हमें पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा उद्यानिकी, ये भी एक कृषि की शाखा है। उद्यानिकी में वहाँ जब खुदाई हुई सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हड़प्पा शहर जो था उसके किनारे से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए कि वहाँ के लोग खजूर, अनार, नींबू, तरबूज इत्यादि फसलों की खेती करते थे। इसके अलावा राज संहिता में ग्राफ्टिंग, जिसे हम एक कलम से दूसरा पौधा तैयार करते हैं, ग्राफ्टिंग की विधि भी ब्रज संहिता में उल्लेख है। इसके अलावा हम लोग, हमारी पुरानी परंपरा रही है कि उत्सवों के समय, जैसे उत्सवों के समय हम धान्य का पूजन करते हैं। इसके अलावा जब फसलों की कटाई होती है, फसलों की कटाई के समय भी हम लोग उत्सव मनाते हैं। तो दक्षिण भारत में जब देखें, तमिलनाडु में तो पोंगल के रूप में त्योहार को मनाते हैं। पंजाब में देखें तो बैसाखी के रूप में मनाते हैं। असम में बिहू के रूप में मनाते हैं। उत्तर भारत में, हमारे उत्तर भारत में हम देखें तो मकर संक्रांति के रूप में हम फसलों का उत्सव मनाते हैं। तो ये उत्सवों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम भारतीय लोग अनादिकाल से ही, सृष्टि के प्रारंभ से ही कृषि प्रेमी रहे हैं, कृषि कार्य को अनादिकाल से ही जानते हैं। इस तरह का उल्लेख हमारे संस्कृत और वैदिक वाङ्मय में मिलता है। इसके अलावा इतिहासकारों ने भी जब साक्ष्य इकट्ठा किए, उनसे भी हमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि हमारा भारत देश सृष्टि के प्रारंभ से ही, अनादि समय से ही कृषि कार्य को जानता था। और इसी के माध्यम से हमारी जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, और हमारे यहाँ जो आर्थिक कार्य होते थे
कृषि के द्वारा आय होने वाली आय के द्वारा ही किए जाते थे। तो ये सब बातें आपके समक्ष आज रखी। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी ने बड़े धैर्य से इस विषय को सुना और आप सभी लोगों से मेरी एक प्रार्थना है, जहाँ भी छोटी सी भूमि मिले, जैसे आपकी कोई पुरानी भूमि हो, पूर्वजों की भूमि हो, उसमें आप कृषि कार्य अवश्य करें। इसके अलावा आपके घर में भी यदि छोटी सी जगह हो, कहीं भी छोटा सा स्थान हो, तो आप छोटी छोटी कृषि कार्य करें, पौधों को रोपित करें, छोटे छोटे पौधे लगाएं, मिर्ची के पौधे लगाएं, टमाटर के पौधे लगाएं, धनिया लगाएं, अदरक लगाएं। तो हम हमारी जो मूल व्यवस्था है, हमारा जो प्राचीन काल से जो ज्ञान है, वो हम उसे जीवित रखें और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को भी उसको आगे स्थानांतरित करें। यही सभी प्रार्थना के साथ मैं अपना स्थानांतरण करता हूँ। एक प्रश्न था, कृषि आयुर्वेद से के बारे में कहीं उल्लेख मिलता है? कृषि आयुर्वेद, वृक्षा आयुर्वेद एक पुस्तक है, वो हमारे यहाँ लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है। उसमें कृषि आयुर्वेद से संबंधित उल्लेख प्राप्त होता है। उस पुस्तक में वृक्षों में जो पौधों में जो बीमारी लगती है, उन बीमारियों के बारे में विस्तार से उसका ये भी वीडियो से में बात आने की बात ये बात है। संस्कृत वांग्मय है, संस्कृत वांग्मय।